हेलो गाइस, वेलकम टू बायो एडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट लगभग कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की सीरीज़ का एकदम लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स बाकी रह गए थे। वो फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा, और साथ ही साथ दो टॉपिक रह गए थे, वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा, जिसमें एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है पोलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, सो देख लेते हैं हम वो फैक्ट्स क्या थे। वो फैक्ट्स क्या हैं? वो फैक्ट्स जनरली सीड के बारे में है। किसके ऊपर है? वो सीड के ऊपर है। ठीक है ना। तो बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म्स जो हायर प्लांट है, उन हायर प्लांट्स के अंदर जो होता है पॉलिनेशन, और साथ ही जो होता है फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के दोनों जो इवेंट है ना, ये दोनों इवेंट नॉट वाटर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट, नॉट वाटर डिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर से। इनका जो पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है वाटर से कोई डिपेंड नहीं करता है, मतलब वाटर नहीं कराता इनका पॉलिनेशन और इनका फर्टिलाइजेशन। लेकिन आपको याद होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जो ये वाले प्लांट्स हैं वो पानी के एकदम करीब उगते हैं, और उनका पॉलिनेशन मेनली किससे होता है? वाटर से होता है। तो वहां पर वाटर बहुत जरूरी है। लेकिन एंजियोस्पर्म क्या है? हायर प्लांट्स है, इसके अंदर वाटर बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इनके सीड के लिए जो है वो वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो सीड होता है वो एक फेज में चला जाता है जिसको बोलते हैं डॉर्मेंसी, है ना। डॉर्मेंसी कहते हैं उसको। और ये जो डॉर्मेंसी होती है, इसके अंदर क्या होता है? सीड जो होता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है इस स्टेज के अंदर। इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाती है, और सीड क्या होता है? जर्मिनेट नहीं करता है, सीड जर्मिनेशन रुक जाती है। ठीक है ना। तो जब इसको एकदम पर्टिकुलर प्रॉपर क्या मिल जाता है? एनवायरमेंट मिल जाता है, तब जाकर सीड क्या करता है? जर्मिनेशन कर लेता है। जब तक के लिए वो किस में चला जाता है? डॉर्मेंसी में चला जाता है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि डॉर्मेंसी में जाने के लिए मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है डॉर्मेंसी आना, क्योंकि जो सीड है, अगर आप सीड लेकर आए मार्केट से, ठीक है ना, आप गेहूं के सीड लेकर आए ना, आप क्या खाते हो? गेहूं का आटा पिसवाते हो, है ना, फिर उसको खाते हो। ठीक है, आप गेहूं लेकर आए, आपने किसी जगह पे गेहूं रख दिए, मान लो उस गेहूं से प्लांट उग गए, लेकिन आपको प्लांट से क्या लेना देना? आपको तो उसके सीड का इस्तेमाल करना है ना। तो सीड जो है वो डोरमेंट रहना चाहिए। अगर वो डोरमेंट नहीं रहेगा, वो उग जाएगा, तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है ना। और सोचो एक चीज, ऐसा सीड हो जो डिस्पर्स, मतलब निकलने के तुरंत बाद क्या कर जाए? जर्मीनेट कर जाए। तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए, मतलब जो नेक्स्ट सीजन में आप क्रॉप उगाना चाहते हो, उसके लिए सीड कहां से लाओगे? क्योंकि क्रॉप तो उगती ही सीड से है ना। आप सोच भी नहीं सकते एग्रीकल्चर को विदाउट सीड, है ना। और ऐसे सीड के बिना भी नहीं सोच सकते, ऐसे सीड के साथ भी नहीं सोच सकते आप एग्रीकल्चर को, जो क्या होता है? डिस्पर्स होने के तुरंत बाद ही क्या कर जाए? जर्मिनेशन कर जाए, मतलब तुरंत ही अंकुरित हो जाए। तो ऐसे सीड का करना क्या है ना। तो कुछ समय के लिए वो क्या में चला जाना चाहिए? डोरमेंसी में चला जाना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? कुछ आगे बात बन सकती है ना। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट आपके पास में दिए हुए हैं। सो जो सीड होते हैं वो जनरली मंथ्स के लिए वायबल होते हैं, मतलब वो मंथ्स तक क्या होते हैं? उनके अंदर का एम्ब्रियो जिंदा रहता है। ठीक है ना। और कुछ सीड्स जो होते हैं वो ईयर तक जिंदा रहते हैं, जो मेनली है ना वो ईयर्स तक के लिए होता है। दो सीड की डोरमेंसी का डाटा आपको यहाँ पर दे रखा है आपकी बुक में, तो मैं बता देता हूँ। एक जो है वो क्या बोलता है? 10,000 साल तक जो सीड है वो कैसा रहा? डॉर्मी एंड रहा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ल्यूपाइन, है ना। साइंटिफिक नेम होता है ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ल्यूपाइनस आर्कटिकस कहाँ देखा गया? ये आर्कटिक टुंड्रा में। टुंड्रा वो रीजन होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और आर्टिक आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन है। ठीक है ना। ये ल्यूपाइनस आर्कटिकस कौन सा प्लांट है? ये एक प्लांट है, और इसके ऊपर जो फ्लावर उगते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और इसके सीड की जो डोरमेंसी देखी गई वो लगभग कितने ईयर्स की देखी गई? 10,000 ईयर्स तक ये सीड डोमिनेंट रहा। उसके बाद में 10,000 साल जब इसके पूरे हो गए, तब जाकर इसने क्या करी? फ्लावरिंग करी, है ना। तो ये बहुत ही शानदार डाटा आपके पास में है। ये एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और 2000 साल का भी एक आपको दे रखा है एग्जाम्पल।
2000 साल तक एक है अपने पास में यहाँ पर प्लांट, वो जिंदा रहता है, डेट पाम, ठीक है, मतलब उसका सीड जो है वो डोर्मिनेंट रहता है, ठीक है, डेट पाम है। इसका जो साइंटिफिक नेम है आपके पास में क्या है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा इसका नाम है। और ये कहाँ पर देखा गया था, और ये रिसेंटली ही देखा गया है, रिसेंटली, है ना, ये तो पुरानी बात है लेकिन ये एकदम रिसेंटली ही देखा गया है। ये डेट पाम जो है वो कहाँ मिला, किंग हेरोड पैलेस है, किंग हेरोड पैलेस है ना, नियर डेड सी के पास में, ठीक है। इसी के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में ये सीड मिला, जिसकी डोरमेंसी देखी गई कितने साल, 2000 साल इसकी डोरमेंसी देखी गई। 2000 साल तक ये सीड क्या नहीं करा, फ्लावरिंग इसने नहीं करी, मतलब जर्मिनेट नहीं हुआ ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, सो नेक्स्ट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। जो सीड है ना, सीड, एक मिनट, सीड इज दी, मैं कह सकता हूं मेजर ऑब्जेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, है ना। खेती बाड़ी बिना सीड के आप सोच सकते हैं क्या, नहीं सोच सकते, ठीक है ना। तो सीड के बिना कुछ भी नहीं है। तो सीड की डोरमेंसी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे सर, जो सीड है वो डोमिनेंट होना चाहिए, है ना, वो डोमिनेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, जैसे मान लो आप सोचो कोई ऐसा सीड है, ठीक है, जो डिस्पर्स होने के तुरंत बाद, मतलब फ्रूट से निकलने के तुरंत बाद ही क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो आप उसको स्टोर कैसे करोगे, और नेक्स्ट ईयर की जो खेती आपको करनी है, जो नेक्स्ट क्रॉप आपको उगानी है, उस क्रॉप के लिए जो सीड है वो हमारे पास में रहने चाहिए ना, बचे रहने चाहिए। अगर वो तुरंत ही किसी फ्रूट से निकलकर तुरंत ही क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, तो वो सीड रहे कहाँ, वो तो क्या बन गए, प्लांट। तो आप उसको बचा के कैसे रखोगे, तो इसलिए सीड की जो डोरमेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और हम सीड के बिना तो सोच ही नहीं सकते एग्रीकल्चर को, तो सीड डोरमेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो सीड होता है उसके अंदर पाया जाता है, आपको पता है, एम्ब्रियो, है ना। और जब तक ये एम्ब्रियो प्लांट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये जिंदा रहना चाहिए ना। तो इसके अंदर, सीड के अंदर पाया जाता है न्यूट्रिशन। किसका न्यूट्रिशन होता है, वो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन होता है। जब तक ये सीड जर्मिनेट करके प्लांट नहीं बन रहा है, तब तक एम्ब्रियो खाना कहां से खाएगा, इस सीड के अंदर ही इसका खाना पाया जाता है। और जब ये प्लांट बन जाएगा तो इजी बात है ना, आप तो जानते होगे बात, कि जब ये प्लांट बन जाएगा तो इसके ऊपर लीव्स आ जाएंगे ना, और लीव्स क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, और प्लांट एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। फिर इसके बाद में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ये जिंदा रह सकता है। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करना जान जाएगा। और आप ये भी चीज जान जाओ कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की। वो तो मतलब स्टेम भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। मतलब पूरा का पूरा पौधा ही, पूरा शूट सिस्टम ही क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, साथ मिलकर खाना बना रहा होता है। लेकिन जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है ना, बड़ा प्लांट हो जाता है, तो इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी हो जाती है, डेड सेल से भर जाती है, ठीक है ना, ब्राउन कलर की हो जाती है इसकी ब्रांच। और फिर सिर्फ कौन करता है फोटोसिंथेसिस, लीव्स करती है। कौन करती है, लीव्स करती है, क्योंकि लीव्स नंबर में बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लांट में अभी कम है। और जब ये ट्री या फिर बड़ा प्लांट बनेगा तो इसके अंदर जो लीव्स की नंबर है, वो लीव्स का नंबर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए, आपकी बुक आपसे एक सवाल पूछती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे सवाल क्या पूछती है। आपकी जो बुक है उसके अंदर कुछ एक पैराग्राफ के अंदर सवाल लिखे हुए हैं। उस सवाल में जो पहला सवाल है वो ऐसा कहता है कि हाउ मेनी एग सेल्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक जो था, आपको पता है कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है कि एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर कितनी एग सेल थी, सिर्फ एक ही तो थी, ये वाली, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। हाउ मेनी एग सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग सेल पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, कि जो ये ओव्यूल था, है ना, ये ओव्यूल ऐसे ही तो था, ये ओव्यूल ऐसे ही तो था, बताइए।
इस एक ओव्यूल के अंदर कितना एम्ब्रियो सेक है, तो भाई ये एम्ब्रियो सेक ही तो है, ये एम्ब्रियो सेक ही तो है जिसके अंदर ये ऐसा करके स्ट्रक्चर था, है ना। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ओनली 1, क्योंकि ये एक ही होता है भाई, है ना। एक ओव्यूल के अंदर कितना एम्ब्रियो सेक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक हो सकता है, ठीक है ना। और तीसरा सवाल क्या है आपके पास में कि हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, कि जो एक ओवरी है उस एक ओवरी के अंदर कितने सारे ओव्यूल लगे हो सकते हैं। तो आपको पता ना यहाँ पर ओव्यूल लगा होता है, तो ओव्यूल तो भाई बहुत सारे लगे हो सकते हैं, है ना। ओव्यूल तो बहुत सारे लगे, अभी आप ऐसे ही देख लो ना यार, ओव्यूल क्या बनता है भाई, आगे जाके सीड, अब तो पता चल गई ये चीजें। ओव्यूल क्या बनता है, सीड, और ओवरी क्या बनती है, फ्रूट। तो भाई आपने ऐसे फ्रूट नहीं देखेगा जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ओवरी में होगी इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। तो इधर लिखेंगे आंसर वेरीज, मतलब वेरी करता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई, सबके अंदर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन ये था। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन एन फ्लावर, कि एक फ्लावर के अंदर कितनी ओवरीज हो सकती है। तो आपने ये भी देखा था, एक था मोनोकार्पेलरी, है ना, फ्लावर्स, एक था मल्टी कार्पेलरी फ्लावर्स, ठीक है। तो मोनोकार्पेलरी के अंदर एक कार्पेल था, मतलब वहां पर एक ओवरी होगी, और मल्टी कार्पेलरी के अंदर कितनी थी, बहुत सारी हो सकती है। तो जो चौथा आंसर है वो भी क्या है, वेरीज, कि एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी ओवरी भी भाई हो सकती है, नहीं पता कितनी हो सकती है ना, अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री, या फिर मैं कह सकता हूं प्लांट, कि एक पौधे के ऊपर कितने फूल उगते हैं। तो भाई एक ही थोड़ी उगता है, बहुत सारे उग सकते हैं। तो हम इसका आंसर भी क्या लिख देंगे, वेरीज। तो ये आपके पास में कुछ आंसर इसके आ गए, ठीक है। एपोमिक्सिस या पोली एम्ब्रियोनी के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक फैक्ट और है, उसको भी आप देख लेंगे ध्यान से, कि कई ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो होते हैं साइज में बहुत छोटे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, है ना, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स हो सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इतने से फ्रूट के अंदर इतने सारे सीड्स आए कैसे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है आपके पास में, ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं एक साथ, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। छोटा होता है ये फ्रूट, इतने सीड्स इसमें हमें लगता है देखने के अंदर इतने सारे सीड नहीं हो सकते, लेकिन होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक है ओरोब्रेंकी, ओरो ब्रेंकी, और एक है स्ट्रिगा, ओरोब्रेंकी और स्ट्रिगा। इन दोनों के बारे में भी एक क्रेजी चीज मैं बताना चाहता हूं कि ओरोब्रेंकी और स्ट्रिगा, अच्छा ये फैक्ट में तो आ ही गया कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। इनके बारे में एक तगड़ी चीज और है, ये दोनों के दोनों पैरासिटिक प्लांट है भाई, है ना। पैरासिटिक प्लांट है, ये कौन से प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट। ये पैरासाइट होते हैं, ये खुद जमीन पे नहीं उगते, ये दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाते हैं, पैरासाइट की तरह उनके ऊपर लग जाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ में आ रही नहीं बात। तो भाई हमेशा एनिमल्स या मैं कह सकता हूं और बाकी ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो सकते पैरासाइट, ठीक है ना। कई बार प्लांट्स भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। आपने कई ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप एक है, जो क्या बोलते हैं, कोई भी इंसेक्ट आके उसके अंदर बैठता है वो ऐसे करके बंद हो जाता है, ठीक है ना। और एक होता है पिचर प्लांट, है ना, ऐसे क्या बोलते हैं, मटकी जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से ढक्कन खुला होता है, जैसे उसके ऊपर इंसेक्ट बैठा वो ढक्कन बंद हो जाता है। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग अडेप्टेशन ले लेते हैं। वैसे ही ये पैरासिटिक जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं, ये पैरासाइट की तरह किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं और उससे न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं, ठीक है। सो ये देखते हैं आपके पास जो टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है पेपर में सवाल यहाँ से, ठीक है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार मार्कर एक बार उछल लेता हूँ। एपोमिक्सिस, ठीक है। ये एपोमिक्सिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या बना दिया यहाँ पर, सीड बना दिया। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना उनको। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सीड नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो वो फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम है पार्थिनोकार्पी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर सीड बना रहे हैं किसके बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना। तो उसके टॉपिक का नाम क्या है, एपोमिक्सिस। ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया। कौन सा रिप्रोडक्शन है ये, असेक्सुअल, अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक करता है, क्या करता है, मिमिक, नकल करता है, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, ठीक है ना। देखो सीड तो बनी रहा है ना भाई,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सीड ही तो होता है। लेकिन सीड तो बन रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है ना। तो इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है? इसके अंदर सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल होती है वो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन के बनी है, मतलब उसमें मियोसिस नहीं हुई है। और अगर ये विदाउट रिडक्शनल डिवीजन के बनी है तो इसके में क्रोमोसोम के नंबर जो होंगे वो रिड्यूस नहीं होंगे, मतलब ये जो सेल है वो एन ना होकर कैसी होगी? 2n होगी। ठीक है ना, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ये एग सेल ही क्या होती है? डायरेक्ट काय में कन्वर्ट हो जाती है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में। ठीक है ना, और यहाँ पर सीड बन जाता है, क्योंकि पता है ना आपको सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो 2n है यहाँ पर। ठीक है ना, एग सेल कैसी थी? 2n, ना कोई मेल गैमेट आया ना कुछ, डायरेक्ट ही क्या हो गया यहाँ पर? एम्ब्रियो बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास में? एस्ट्रेसी है ना, एंड पोएसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, एस्ट्रेसी फैमिली और पोएसी फैमिली। समझ में आई बात? तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास में, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है आपके पास में? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियो, व्हाट डू मीन बाय पॉली? पॉली मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, और एम्ब्रियो, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? मल्टी एम्ब्रियो आ जाएंगे भैया। एम्ब्रियो सर होते कहां पर हैं? एम्ब्रियो तुम्हें पता है ना कहां पर होते हैं? सीड के अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो सीड कौन बनता है? ओव्यूल बनता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है। जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है ना, इस ओव्यूल के अंदर देखो ये क्या लगा हुआ है? ये एक एम्ब्रियो सैक है। क्या लगा हुआ है? ये एम्ब्रियो सैक। तो यहां पर जब क्या हो रहा था इस एम्ब्रियो सैक के अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, अच्छा ये जब ये एम्ब्रियो सैक भी नहीं था ना, उससे पहले क्या था? यहाँ पर न्यूसेलर सेल्स थी, न्यूसेलर टिश्यू भरा हुआ था। तो यहाँ पर साइड साइड में अभी भी क्या होता है? न्यूसेलर टिश्यू मान लेता हूँ मैं है, और बीच में क्या बन गया? यहाँ पर मान लो एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, वही यहाँ पर क्या सब ये एग सेल वगैरह जो भी कुछ है यहाँ पर। ठीक है ना, सो देखो क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो न्यू सेलर सेल्स हैं, न्यू सेलर जो सेल्स हैं, ये न्यू सेलर सेल्स ही क्या हो जाएंगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने लग जाएंगे, और ये बोलती हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी किसमें? अपने एम्ब्रियो बनाने में। तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, तो इस सीड के अंदर एक एग सेल और एक मेल गैमेट की वजह से कितने एम्ब्रियो होने चाहिए थे? सिर्फ एक एम्ब्रियो होना चाहिए था। लेकिन न्यू सेलर सेल्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने लग जाती है, और ये कंडीशन कैसी आ जाती है? मल्टी एम्ब्रियो वाली आ जाती है। मतलब ये न्यू सेलर सेल्स ने भी क्या बोला कि मैं भी क्या बनाएंगे? हम भी क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो की स्टेज आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? मैंगो है एक तो, और सिट्रस है, मतलब मैंगो, आम एंड सिट्रस। सिट्रस में नींबू वगैरह ये सब आते हैं, है ना, नींबू, संतरा, कीनू, है ना, मौसमी, ये सब आते हैं। ठीक है ना, देखिए सो लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक के अंदर लास्ट में दे रखा है, तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो क्या बनता है? सीड। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? सीड है। लेकिन यहाँ पर सीड बन रहा है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, तो ये एक तरह का कैसा हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जो कि मिमिक कर रहा है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एपोमिक्सिस इतनी जरूरी क्यों है? सो मान लीजिए आपके पास में कोई एक प्लांट है, उसके अंदर तगड़े कैरेक्टर हैं, और वो प्लांट को आपने ग्रो किया है क्रॉप में। ठीक है, उसने बहुत अच्छे ग्रेन्स दिए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है वो ग्रेन, मार्केट में महंगे बिकते हैं। ठीक है, अब आप यही तो चाहोगे कि हर बार मैं ऐसी ही क्रॉप उगा लूं, तो हर बार आप जाकर मार्केट से महंगे महंगे सीड्स तो खरीद के ला नहीं सकते। ठीक है ना, और अगर आप जो इस वाले क्रॉप से सीड निकले हैं उनको भी अगर आप शोन करोगे, डालोगे, है ना, उनको भी उगाने की कोशिश करोगे, तो कुछ हद तक उनके भी कैरेक्टर्स दबने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसी तरह के प्लांट्स उगाने के लिए ऐसा क्या करूं कि मुझे हर बार इसी तरीके के प्लांट्स मिलें। ठीक है ना, तो आप क्या कर दोगे? एपोमिक्सिस कर दोगे। जो ये प्लांट है इसको एपोमिक्सिस करो इसकी। ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन इसके सीड्स ही सीड्स बनाओ, और सारे सीड्स के अंदर कैरेक्टर एकदम सेम होंगे, क्योंकि एक तरह का क्या है ये? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो बिल्कुल वेरिएशंस नहीं आएंगे। आप हर बार क्रॉप उगाओगे, हर बार आपकी क्रॉप एकदम सुपीरियर उगेगी। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा साबित हुआ एपोमिक्सिस, दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारी क्रॉप को लेकर। ठीक है ना, सो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। मैंने इस चैप्टर के 9 लेक्चर डाले हैं।
एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक मैंने इसमें पूरा कवर कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। आगे मैं एक दो लेक्चर और डालूंगा इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं ना, या फिर मेरे खुद के डेवलप करे हुए, तो मैं उनके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। मैं सही बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको लाइक करो, इसको शेयर कर दो, कमेंट्स में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए, है ना, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यही कहना चाहूंगा, ठीक है। थैंक यू। और जैसे आपने इस सीरीज को प्यार दिया है, आगे आने वाली जितनी भी सीरीज होंगी उनको सबको प्यार देना, ठीक है। थैंक यू।